से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी भाजपा को, ऐसी गंदी भाजपा को जिसने आज हमें रुला दिया। हमारी पहाड़ की बेटी 19 साल की बेटी के साथ ऐसा बलात्कार किया और फिर उसे धक्का दे दिया। मगर इन दरिंदों को पता नहीं था कि पहाड़ की देवी देवता भी होते हैं। वो ही बन के निकली है, नहीं तो 3 साल का मुद्दा कोई नहीं निकाल सकता। हमारे पहाड़ों में रिसोर्ट खोल रखा, हमारे पहाड़ों में सर्विस चाहिए ना बेटियों की, और बेटियों को आगे ला रहे और कह रहे सर्विस दो। अरे धामी, अगर तू सर्विस गट्टू को लेके आ, गट्टू को लेके आ, सर्विस हम देंगे उसे। और मैं तो अंकिता से कहती हूँ, जहाँ भी बेटी तू हो, तेरी आत्मा को शांति मिले और इन दरिंदों के कीड़े पड़े। ये अगला 27 का चुनाव पर लड़ने आएंगे, इनको लकवा मारेगा। उत्तराखंड की शांत वादियों में एक ऐसा हत्याकांड हुआ था जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। बिल्कुल। साल 2022 में शुरू हुआ ये मामला अब दिसंबर 2025 में कुछ ऑडियो वीडियो क्लिप्स के सामने आने से फिर से सुलग उठा है। और ये अब सिर्फ एक मर्डर केस नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो अब देवभूमि की पहचान और सत्ता के गलियारों में, मतलब नैतिकता की सबसे बड़ी परीक्षा बन गया है। जी, आज हम अंकिता भंडारी हत्याकांड की उन्हीं परतों को खोलने जा रहे हैं जो अब तक शायद ढकी हुई थी। और हमारे पास जो स्रोत हैं, उनके आधार पर हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ था, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इन नए खुलासों का आखिर मतलब क्या है और इनका राजनीतिक असर कितना गहरा हो सकता है। हमारा मकसद सिर्फ पुरानी कहानी दोहराना नहीं है, नहीं, बल्कि उस अधूरे इंसाफ की तह तक जाना है जिसके बीच में एक बहुत बड़ा सवाल लटका हुआ है। वो रहस्यमयी वीआईपी कौन था? एग्जैक्टली। चलिए इसी सवाल के साथ इस पूरे मामले को समझते हैं और ये भी देखते हैं कि कैसे ये एक मामला भारत में जांच एजेंसियों के इस्तेमाल को लेकर एक बहुत ही असहज करने वाला पैटर्न दिखाता है। ठीक है, तो शुरू से शुरू करते हैं। जिन लोगों को ये मामला शायद उतना याद ना हो, उनके लिए एक बार फिर से याद दिलाते हैं। 18 सितंबर 2022 यमकेश्वर का वनंतरा रिजॉर्ट। उस रात आखिर हुआ क्या था? उस रात उस रिजॉर्ट में काम करने वाली एक 19 साल की रिसेप्शनिस्ट थी अंकिता भंडारी। उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और जो मुख्य आरोपी था पुलकित आर्या, हाँ, वो उस वक्त के एक बड़े बीजेपी नेता विनोद आर्या का बेटा था। जी, और इसी एक लाइन से ये मामला एक आम क्राइम केस से कहीं ज्यादा बड़ा बन गया था। सही कहा, क्योंकि मामला सिर्फ हत्या का नहीं था। जो वजह सामने आई वो तो बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली थी। बिल्कुल। जांच में ये बात खुली कि अंकिता पर एक बहुत ही ऊंचे पद वाले वीआईपी को स्पेशल सर्विस देने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। और जब उसने इस घिनौने काम के लिए मना कर दिया तो उसकी जान ले ली गई। ये घटना एक तरह से सत्ता के नशे और उसके गलत इस्तेमाल का एक घिनौना चेहरा बन गई। इस पर कानूनी कार्रवाई तो हुई थी, है ना? हमारे स्रोतों के मुताबिक मई 2025 में पुलकित आर्या और उसके साथियों को उम्र कैद की सजा भी हो गई। तो फिर मामला खत्म क्यों नहीं हुआ? यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा पेंच है। सजा तो हो गई, लेकिन लोगों को लगा कि पूरा इंसाफ नहीं मिला। अच्छा, वो सजा सिर्फ हत्यारों को मिली, उस वजह को नहीं जिसकी वजह से हत्या हुई। मतलब वो वीआईपी वाला एंगल। हाँ, उत्तराखंड के लोगों के मन में आज भी वो सवाल जल रहा है, वो वीआईपी कौन था जिसके लिए एक लड़की की जान ले ली गई? और इसी एक सवाल ने इस केस को आज तक जिंदा रखा है। बिल्कुल। और शायद इसी सवाल की वजह से दिसंबर 2025 में कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। एक अभिनेत्री हैं उर्मिला सनावर, जो खुद को पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी बताती हैं। वो सोशल मीडिया पर कुछ ऑडियो वीडियो जारी करती हैं जो किसी धमाके से कम नहीं थे। ये एक बहुत सीधा और बहुत बड़ा आरोप था। उर्मिला ने दावा किया कि जिस वीआईपी के पास अंकिता को भेजने की बात हो रही थी, वो कोई और नहीं, कौन, बल्कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम थे। एक मिनट, मतलब आरोप सीधा पार्टी के एक राष्ट्रीय महासचिव पर? जी, जिन्हें राजनीति में गट्टू के नाम से भी जाना जाता है। ये तो सिर्फ उत्तराखंड की राजनीति में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भूचाल लाने वाली बात है। इस पर गौतम की तरफ से क्या जवाब आया? जाहिर है उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये उनकी छवि खराब करने की एक सोची समझी साजिश है। और दूसरे पक्ष का क्या कहना था? मेरा मतलब है पूर्व विधायक सुरेश राठौर, जिनका नाम उर्मिला सनावर अपने साथ जोड़ रही हैं। सुरेश राठौर ने एक और ही एंगल डाल दिया। उन्होंने कहा कि ये सारी क्लिप्स एआई जनरेटेड हैं, यानी डीप फेक। हाँ, डीप फेक। और उन्होंने उल्टा उर्मिला पर ही ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा दिया। कल जो मैंने दावा किया कि उर्मिला कांग्रेस के लोगों से मिली हुई है, उनके कहने के आधार पर यह सब कृत्य किया जा रहा है एआई के द्वारा, जो उन्होंने
ऑडियो बनाया, उसको प्रसारित किया माननीय दुष्यंत कुमार गौतम जी को, माननीय हमारे महेंद्र सिंह भट्ट जी को, महेंद्र भट्ट जी के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को 3 दिन की चेतावनी, किसी को अट्टू, किसी को मट्टू, किसी को बट्टू, किसी को फट्टू, ये अलग अलग शब्दों से अभद्र तरीके से असंसदीय भाषा का प्रयोग करके उनको अपमानित करने का काम करती है। लेकिन डीप फेक का आरोप लगाना तो आजकल किसी भी विवाद से बचने का सबसे आसान तरीका बन गया है। क्या हमारे स्रोतों में इस बात का कोई जिक्र है कि इस दावे को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है? यही तो इस मामले को और उलझा देता है। अब ये सिर्फ एक आरोप प्रत्यारोप का मामला नहीं रहा, बल्कि एक तकनीकी जांच का विषय बन गया है। सच और झूठ के बीच में टेक्नोलॉजी की एक दीवार खड़ी हो गई है। बिल्कुल। तो इन सनसनीखेज दावों के बाद पुलिस और कानून ने क्या किया? मामला अब सिर्फ सोशल मीडिया पर तो नहीं रह सकता था। नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून ने तेजी से काम करना शुरू किया। रानीपुर पुलिस ने उर्मिला सनावर के खिलाफ एक गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। किस वजह से? वजह ये बताई गई कि सुरेश राठौर की बेटी ने उन पर ब्लैकमेलिंग का एक केस दर्ज कराया है और वो जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं। और सुरेश राठौर का क्या? देहरादून पुलिस ने उनके घर पर भी नोटिस चिपका दिया है। लेकिन मजे की बात यह है कि फिलहाल दोनों यानी उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। मतलब दोनों फरार बताए जा रहे हैं? जी। तो जिन दो लोगों के इर्द गिर्द ये पूरा नया विवाद खड़ा हुआ है वो दोनों ही गायब हैं। इस उलझे हुए मामले को सुलझाने के लिए कोई स्पेशल टीम बनाई गई है? हाँ, मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने एसपी सिटी के नेतृत्व में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बना दी है। और इस एसआईटी का काम क्या होगा? इसका काम यही पता लगाना है कि ऑडियो असली है या नकली है और जो मुकदमे दोनों तरफ से दर्ज हुए हैं उनकी सच्चाई क्या है। अब सबकी नजरें इसी एसआईटी पर है। ये तो हुई कानूनी और पुलिस की कार्रवाई की बात, लेकिन इस मामले का एक और पहलू है जो शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। इसका सियासी एंगल? हाँ, हमारे स्रोत बताते हैं कि अंकिता मामले में बीजेपी का जो रवैया है वो उन राज्यों से बिल्कुल अलग है जहां विपक्ष की सरकार है। इसे सुविधा की राजनीति कहा गया है। ये एक बहुत ही जरूरी मुद्दा है। जब हम तुलना करते हैं तो ये दोहरा मापदंड शीशे की तरह साफ नजर आता है। जैसे स्रोतों में दिए गए कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला मामला पश्चिम बंगाल का है, 2024 का। आप कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज वाले केस की बात कर रही हैं? जी। अगस्त 2024 में वहां एक महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की भयानक घटना हुई थी। उस वक्त बीजेपी ने ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ जबरदस्त मोर्चा खोला और फौरन सीबीआई जांच की मांग की। और उनका तर्क क्या था? उनका तर्क था कि राज्य की पुलिस सबूत मिटा रही है और सत्ताधारी पार्टी टीएमसी के करीबी लोगों को बचा रही है। एक मिनट, वहां भी सबूत मिटाने का आरोप? ये तो कुछ सुना सुना से लग रहा है। बिल्कुल, यही तो विडंबना है। जिस तरह अंकिता केस में रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाने को सबूत मिटाने की कोशिश कहा गया, तो फिर दोनों मामलों में बीजेपी के अपने ही एक्शन में इतना फर्क क्यों है? फर्क उनके नारे और उनके अमल में है। बंगाल में बीजेपी का नारा था, न्याय केवल होना नहीं चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। लेकिन यही नारा उत्तराखंड में आकर बदल जाता है। हाँ, यहाँ जहाँ सबूत मिटाने के आरोप सीधे उनकी अपनी सरकार पर लगे, वहाँ पार्टी को सीबीआई जांच की मांग अनावश्यक लगती है। यही वो दोहरा मापदंड है जो लोगों के मन में सवाल पैदा करता है। स्रोतों में राजस्थान का भी जिक्र है, जहां उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। हाँ, 2022-23 में जब राजस्थान में गहलोत सरकार थी, तब अलवर और जोधपुर गैंगरेप जैसे मामलों में बीजेपी ने राज्य पुलिस पर भरोसा न जताते हुए सीबीआई जांच के लिए जमीन आसमान एक कर दिया था। और तब उनका नैरेटिव था कि बेटी बचाओ का नारा सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में ही सफल है। सही कहा। और फिर जब राजस्थान में उनकी अपनी सरकार आ गई तब क्या हुआ? यही तो इस सुविधा की राजनीति का सबसे बड़ा उदाहरण है। राजस्थान में सत्ता बदलते ही बीजेपी सरकार ने उन्हीं पुराने मामलों में राज्य की एजेंसियों की जांच को सही मान लिया, जिन पर विपक्ष में रहते हुए वो सवाल उठा रहे थे। मतलब जब विपक्ष में हो तो राज्य पुलिस पर भरोसा नहीं, और जब सत्ता में हो तो उसी पुलिस की जांच पर पूरा भरोसा। बिल्कुल। और ये पैटर्न सिर्फ बंगाल या राजस्थान तक ही नहीं है। चाहे केरल का वलियार केस हो या तमिलनाडु का पोलाची यौन उत्पीड़न कांड, जब भी किसी मामले में राजनीतिक कनेक्शन की बू आई, बीजेपी ने निष्पक्षता के नाम पर
सीबीआई जांच की मांग का झंडा बुलंद किया। लेकिन जब उत्तराखंड में उनकी अपनी सरकार के एक नेता का बेटा शामिल था, तो वही मांग उन्हें गैर जरूरी लगने लगी। ये तो साफ तौर पर एक राजनीतिक रणनीति दिखती है। लेकिन इस पूरे मामले ने सिर्फ राजनीति के दोहरेपन को ही नहीं, बल्कि हमारे सिस्टम की कुछ बहुत गहरी खामियों को भी उजागर किया है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये मामला सिर्फ राजनीति का नहीं, बल्कि ये दिखाता है कि हमारा सिस्टम कहां और कैसे फेल हुआ। और इसकी सबसे पहली और बड़ी नाकामी क्या थी? राजस्व पुलिस प्रणाली। अच्छा, ये क्या है और इसने मामले को कैसे प्रभावित किया? ये रेगुलर पुलिस से अलग कैसे? उत्तराखंड के कई पहाड़ी और दूर दराज के इलाकों में आज भी रेगुलर पुलिस थाने नहीं है। वहां जमीन का हिसाब किताब रखने वाला पटवारी ही पुलिस का काम भी करता है। अब आप सोचिए, अंकिता के गायब होने के बाद शुरुआती 72 घंटे जो किसी भी जांच के लिए सबसे कीमती होते हैं, उनमें एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। 72 घंटे तक एफआईआर नहीं? क्यों? क्योंकि पटवारी साहब छुट्टी पर थे। क्या? ये सुनने में मजाक लगता है, लेकिन ये सच है। जी, ये दिखाता है कि सिस्टम कितना बेपरवाह और असंवेदनशील हो सकता है। जिस वक्त तेजी से एक्शन लेने की जरूरत थी, उस वक्त सिस्टम छुट्टी मना रहा था। मतलब जिस पटवारी को एफआईआर लिखनी थी वो छुट्टी पर था। यह सुनने में इतना बेतुका लगता है, यकीन नहीं होता कि ये असल में हुआ और सबूतों के साथ जो हुआ। मतलब रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाना, वो तो न्याय का मजाक उड़ाने जैसा था। किसी भी क्राइम केस में क्राइम सीन सबसे अहम सबूत होता है। बिल्कुल। वहां से उंगलियों के निशान, बाल, कपड़े का टुकड़ा, कुछ भी मिल सकता है। अंकिता की लाश मिलने से पहले ही रिजॉर्ट को गिरा देना फोरेंसिक साइंस और कानून के हर नियम का खुला उल्लंघन था। तो उन्होंने एक तरह से जांच शुरू होने से पहले ही सबसे बड़े सबूत को मिटा दिया। ये कैसे हो सकता है? किसी ने रोका नहीं? यही तो सवाल है। इस एक एक्शन ने हमेशा के लिए कई सबूतों को दफन कर दिया। और ये हमें सिस्टम की तीसरी बड़ी नाकामी पर लाता है, सुरक्षा नियमों की कमी। उत्तराखंड इतना बड़ा टूरिस्ट हब है, लेकिन वहां के होटलों और रिजॉर्ट्स में काम करने वालों, खासकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशाखा गाइडलाइंस जैसे कोई मजबूत नियम कानून नहीं है। और ये मामला दिखाता है कि कैसे टूरिज्म की आड़ में ऐसी जगहों पर यौन शोषण एक संगठित अपराध बन सकता है। बिल्कुल। तो अगर हम इन सारी बातों को जोड़कर देखें, अधूरा इंसाफ, नए सनसनीखेज आरोप, राजनीति का दोहरापन और सिस्टम की नाकामियां, तो इसका मतलब क्या निकलता है? हम कहाँ खड़े हैं? मतलब ये है कि अंकिता भंडारी का केस अब सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं है, ये पहाड़ की बेटी के सम्मान और पहाड़ की अस्मिता का प्रतीक बन चुका है। तो इस पूरे मामले से 3 बातें शीशे की तरह साफ होती हैं। पहला, न्याय अधूरा है क्योंकि असली वीआईपी आज भी पर्दे के पीछे हैं। दूसरा, राजनीति मतलब परस्त है क्योंकि जो नियम विपक्ष के लिए है वो खुद पर लागू नहीं होते। और तीसरा, हमारा सिस्टम खोखला है जहां सबूत मिटाना एफआईआर लिखने से ज्यादा आसान है। और 2027 में राज्य में चुनाव भी होने वाले हैं। जाहिर है ये मुद्दा तब तक शांत नहीं होने वाला। बिल्कुल नहीं। 2027 के चुनावों से पहले ये मामला सत्ताधारी दल के लिए अपनी साख बचाने की सबसे बड़ी चुनौती है। ये केस अब सिर्फ अंकिता के लिए न्याय का नहीं, बल्कि उत्तराखंड के लोगों का अपनी सरकार पर भरोसे का सवाल बन गया है। सही कहा। न्याय का एक बहुत पुराना सिद्धांत है, सिर्फ इंसाफ होना काफी नहीं है, इंसाफ होते हुए दिखना भी चाहिए। और जब तक उस वीआईपी का चेहरा दुनिया के सामने नहीं आता और सिस्टम की उन खामियों को ठीक नहीं किया जाता जिनकी वजह से ये सब हुआ, तब तक देवभूमि की आत्मा को शायद ही सुकून मिलेगा। ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले लंबे समय तक उत्तराखंड की सियासत और समाज में गूंजता रहेगा। ये हर औरत के हाथ में होगा, जितने भी भाजपा के ठगी नेता है, बाहर आ जाओ, सर्विस ना मिलती तुम्हें।